वो लम्हा जैसे एकदम बुझा हुआ आतिशफिशां बनकर फूट पड़ा। हसन का सब्र टूट गया था, जो कभी गुस्से में भी काबू में रहता था, आज इसकी आंखों में कोई ऐसी चिंगारी जल उठी थी जो पहले कभी न देखी गई थी। इसने उठकर मारने का इशारा किया तो मीन फौरन आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाकर खुद को बचाने की कोशिश की, मगर इस एक हरकत ने ही फिजा में तूफान खड़ा कर दिया। बताओ, बताओ मैंने क्या किया तुमसे जो तुमने इतने घटिया अल्फाज कहे। हसन की आवाज में तल्खी थी, मगर उसके लहजे में थकी हुई मायूसी भी थी। 3 महीने हो गए हमारी शादी को। तुम रोज मुझसे दूर भागती हो, मेरे हाथ लगने पर वैसे रद्द अमल देती हो जैसे मैं कोई अजनबी हूं। मैं 3 महीने इस रिश्ते को सहता आया हूं, अब और बर्दाश्त नहीं। के चेहरे से हैरत और दुख बेदार हो गए। इसने सर झुकाकर कहा, मैंने तुम्हें तो कभी तुम्हारा रिश्ता तोड़ने वाला नहीं समझा। हसन ने ऐस्तगी से मगर साफ कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं और ना मैं वो घटिया किरदार हूं जैसा तुमने कहा। मैं रिश्तों की कदर जानता हूं, बाप माँ भाई बीवी सबकी हदें समझता हूं, मगर अगर ये रवैया ठीक ना हुआ तो ये मामला टूट भी सकता है। मीन ने धमकी दी, आवाज में लर्जिश थी। मैं बता दूंगी बाप को कि तुमने हाथ उठाया। बिल्कुल बता दो, हसन ने सख्त लहजे में कहा। साथ ये भी बताना कि तुमने खुद को 2 भाइयों की खिलौना समझा है। और फिर इसे एक और चपटा मार कर रोके बगैर बोल दिया। परेशान माहौल में समीना बेगम कमरे में डाल पड़ी, उनके चेहरे पर पहचान की झुंझलाहट थी। क्या हो रहा है यहाँ? उनकी आवाज तेज थी। आगा जान और तहमीना भी इसी शोर में घर में उतर आए। आगा जान ने कमरे के मनाजिर देखकर फौरी तौर पर हसन को रोकने की कोशिश की, मगर गुस्सा अब कुशादा हो चुका था। मीन रू कर आगा जान के पास गिरी, मुझे तलाक दो, मैं इस वहशी के साथ नहीं रह सकती। वो कांप रही थी। आगा जान ने हसन को डांटा, तुमने क्या कर दिया है? ये बेटी मेरी है, इसकी इज्जत करो। हसन ने अपने लहजे में सख्ती रखी, अगर ये लड़की इस रिश्ते को निभाना ही नहीं चाहती तो फिर मुझे क्यों रंज पहुंचाया जाता रहे। इस बहस में सगीर साहिब दाखिल हुए, उन्होंने हाल चेक कर फौरी गिरफ्त जाहिर की और हसन को थप्पड़ रसीद किया। शोर और मलामतें बढ़ गईं। फिर अचानक समीना बेगम ने वो कदम उठा दिया जो सबको चौंका गया, चार्जर की लीड हाथ में लेकर मीन पर वार किया। जरबों की गूंज के साथ मीन की चीखें कमरे में गूंज, फिर वो बेबस जमीन पर पड़ी रही। इसके जिस्म पर पड़ने वाली वो मार इसे तोड़ने के लिए काफी थी, मगर जिस्मानी सदमे से बढ़कर दिल में जो छर्रा घोंपा गया था वो था जिसकी तवक्को इसने अपनी माँ से ना की थी। उसके अंदर एक खामोश सवाल उठा, क्या ये मेरी माँ है? फिर वो अपनी तन्हाई में बैठकर बेसुना अल्फाज में रोती रही, इस वहशत को सिर्फ अपने सीने में रखती हुई। दूसरी सम्त में सुबह का एक अलग समा। नौरीना खुश नल से घर से निकली तो इसे सारा ने कहा, कल से मेरी क्लासें तुम्हारे पास आ जाएंगी, तुम मेरी मदद करोगी। नौरीना ने जो खामोशी में अपनी जाती जिम्मेदारियां सुनाई थीं वो सारा के काने जागरी थीं। इसके लबों पर एक नरम सी मुस्कान थी, मगर दिल में बहुत सी चुश पोशीदा थी। वो रात घर वापस आकर खाना बना रही थी, फिरोज देर से आया। किचन में इसके आने की आवाज ने इसके सीने में हलचल मचा दी। वो नोटिस में गर्क थी, कलम होंठों के करीब था, आंखें सादा सी और तवज्जो में डूबी। फिरोज ने करीब आकर कहा, सालन जल जाएगा, मैं फुलियम अफ कर आऊंगा। और फिर अचानक इसने इसके गाल पर हल्का सा बोसा दे दिया। नौरीना एक पिल के लिए जमूद में आ गई, फिर शर्म से दोपट्टा सर पर चढ़ा दिया। वो एक दूसरे के करीब होने और फिर दूर धकेलने की इस तल्ख और शीरीं चिलचिलाती का तमाशा जानती थी। इसने इसे पीछे धकेल कर कहा, छोड़ी मुझे। फिरोज ने गिरफ्त मजबूत कर ली, मगर जब इसने देखा कि इसकी आंखों में खौफ है, इसका लहजा बदल गया। वो खामोशी से सर पर हाथ फेर कर बोला, कहाँ जाना चाहती हो? अल्लाह के पास। वो नीम खाबीदा से बोली, इसके लबों पर एक उदास गूंज थी। फिरोज ने इसके कान में हल्की आवाज में कहा, चुप करो, मैं हूं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो लम्हा नरम था, मगर दोनों के दरमियान एक खालीपन भी महसूस हो रहा था। पिछले दिनों की छींटे, नाखुशगवार बातें और वो सबक जो वक्त सिखाता है, सब ने उनके दिलों को छुआ। फिरोज ने इसे बिस्तर पर लिटाकर कम्फर्ट ओढ़ा, फिर सामने सोफे पर बैठकर एक सिगरेट जलाई। दम भरते हुए इसके अंदर एक अजीब सा अज़्म गलने लगा। वो अपनी सख्तियों को कम करने की कोशिश करेगा, मगर एतराफ से इज्तिनाब रहेगा। नौरीना की खामोशी और जख्म दिल में घर किए जा रहे थे, मगर फिर भी उसके अंदर की कुछ हिम्मत बाकी थी। वो अब खुद को बचाने का रास्ता सीखने लगी थी। और फिरोज अपने अंदर की टूट फूट को छुपाते हुए सोच रहा था कि कैसे इस बाग़ रिश्ते को फिर से हरा रखा जाए। थैला उठते ही इसका दिमाग चकरा गया। कमरे का हाल देखकर धड़कन तेज हो गई। बेड पर कपड़े अलिफालई पड़े थे, परफ्यूम की बोतलें, घड़ियां, जीन्स और नौरीना के दुपट्टे हर तरफ बिखरे थे। नौरीना दीवार के पास खड़ी आंखें बंद किए थी, कपड़ों की इनकम से शर्मिंदगी और थकान का मिला जला रंग उसके चेहरे पर था। फिरोज की आवाज टन तेज मगर कंट्रोल में थी, फौरन कपड़े बदल लो और कमरा साफ करो, 1 मिनट में। ये जगह कूड़ा खाना बनता हुआ नजर आ रही है। इसके अल्फाज में सख्ती के बावजूद अंदर एक गुस्सा था जो हाथ पकड़कर नहीं निकला जाता था। नौरीना ने दबे लबों से कहा, पर मेरे कपड़े गीले हैं, मुझसे दूर रहो और जो कह रहा हूं करो अभी। इसने कड़ा लहजा इख्तियार किया, फिर चाबी झपटी और बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही नौरीना फूट फूट कर रोने लगी, मगर रोना खत्म होते ही इसने खुद को संभाला। वॉशिंग मशीन तक कपड़े उठाकर सरफ डाले, ड्रायर चला दिया, बेडशीट बदली, फर्श पोंछा और हर छोटी चीज अपनी जगह रख दी। इसने पोंछा हल्के हाथों से किया तो जिसमें दर्द सी आ गई। थकन इतनी गहरी थी कि वो चकराकर बेड के किनारे बैठ गई। फोन था कहीं, इसने ढूंढा मगर कहीं हाथ ना लगा। दिल में छपी कशमकश ने इसे और आजिज कर दिया। अगर फोन खुला होता तो वो तस्वीरें देख लेगा, और फिर वो सोचते ही और रोने लगी।
दूसरी तरफ फिरोज घर वापस आया तो लाउनिज मेज पर गर्म खाना रखा और थोड़ा सा सांस ठहराकर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ गया। कमरा साफ, हर चीज तरतीब से चमक रही थी। इसकी आंखों के आगे पेल भर में नर मुस्कान आता। वो नौरीना का नाम पुकारा, जवाब न सुनकर अंदर चला गया। नौरीना बेड के सर पर टेक लगाकर भीगे कपड़ों में बैठी थी। पानी ले इव, इसने कमरे में जस्त लगाकर कहा। वो कांपते हाथों से गिलास लाई, इसके हाथ से जानबूझकर छुआ तो नौरीना को एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। फिरोज ने धीरे से इसका हाथ थामकर इसे करीब बिठाया। खामोशी में इसके मुंह से दो लफ्ज निकले, उधर देखो। ओ नौरीना ने आंखें खोली, उनमें पायवटने वाले आंसू चमक रहे थे। फिरोज ने इसके गालों के नर्म हिस्से को अपने हाथों से सहलाया। तुम्हें बुखार है? वो नफी में सर हिलाने लगी मगर उसकी सांसें बेतरतीब थीं। फिरोज उठकर किचन गया, ओवन से खाना गर्म किया, बर्गर और सैंडविच निकालकर प्लेट में रखा, 2 कप चाय बनाकर लाया। फिर वापस आकर उसके सामने रख दिया। एक नवाला तो लो, नहीं तो 2। इसकी हुक्मनुमा नरमी ने नौरीना के अंदर की सख्ती हल्की कर दी। खाते हुए जब नौरीना की हल्क में नवाला अटका तो फिरोज ने फौरन इसकी पीठ थपथपाई, पानी पिलाया और दवा मुंह में रख दी। फिर उसके बालों की तरफ झककर नरमी से कहा, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज है, आराम कर लो, कल तुम ठीक हो जाओगी। नौरीना ने अंदर से मुजाहमत की मगर जब इसने फिरोज को चुप करके किताब लेने को कहा तो वो आसानी से मान गई। वो नर्म अंदाज में काम कर रही थी, चुपके चुपके अपनी हालत का अंदाजा करती हुई। फिरोज ने इसे पास बिलाकर खड़ी करवाई, फिर किताब के चंद सवाल करवाए। इसके लहजे में सख्ती थी मगर पुरसुकून। नौरीना ने जवाबी अंदाज में सवाल हल किए और जल्दी से वापस लिपटी। फिर जब फिरोज नीम ख्वाब सा पड़ा तो नौरीना ने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। दिल चाहा तस्वीर मिटा दे मगर उसकी उंगलियां इसकी जेब में रुक गईं। फिरोज ने अचानक इसे अपने सीने पर खींच लिया। क्या कर रही हो? इसकी आहट में एक खास गुस्सा और फिर तजब्जुब था। नौरीना घबरा कर बोली, आंखें नम थीं। मैं तुम्हारा फोन उठा रही थी। फिरोज के चेहरे पर एक झलक सी नरमाई आई, फिर गुस्सा लूट आया। कभी प्यार, कभी तख्ताहाल का मलगूबा उसकी हरकतों में दिखाई देता था। नौरीना की आंखों से आंसू झड़ने लगे। वो अचानक उठकर बाहर भागी। फिरोज ने इसके गोशी हुई पीठ को देखा, फिर फोन की स्क्रीन पर उसकी वालपक देखी, किसी शाइस्तगी से बनी मुस्कान, कोई खुशगवार लम्हा। मुस्कान देखकर उसकी झुंझलाहट कुछ कम हुई। इसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर सोफे पर बैठकर खुद साविने की कोशिश की। अगली सुबह हसन शहर के एक बड़े बंगले के बाहर खड़ा था। इसने दाढ़ी और बालों की थोड़ी बहुत तब्दीली करवाई थी, मंजर का हिस्सा बनने के लिए। दरवाजे पर पहुंचकर गार्ड से अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की तो वो हिचकिचाया मगर फिर खुद ही अपनी अदा दुखाकर दोबारा जॉर्ज बन गया। इरफान दुरानी के सामने पहुंचकर हसन ने भरपूर अदाओं के साथ कहा कि वो नौरीना का इंग्लिश टीचर है। इरफान दुरानी हैरत करके हंसा मगर हसन की ये छोटी सी चाल इसके मंसूबे का हिस्सा थी। वो चाहता था कि जरूर एक बार नौरीना के करीब रहे, इसकी आदत, कमजोरियां, खुशियां सब देख सके। इसी दौरान नौरीना और सारा बाजार में निकल पड़ी। जूते और दवाई खरीदना था। सारा ने नौरीना को तन्हाइयां न देने की पॉलिसी अपनाई और हर बार इसे हंसने पर मजबूर कर दिया। रेस्टोरेंट में कुछ लड़कों की नापसंदीदा निगाहें देखकर नौरीना का दिल धड़क उठा। सारा मंजर उसके ऊपर भारी महसूस हुआ। फिर फिरोज की आंखें अचानक उन पर पड़े। इसके चेहरों पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक साथ अलिफा बेरा। वो फौरन आगे बढ़कर नौरीना को साथ ले गया और कहा, चुल्लू घर चलते हैं। घर लूटकर फिरोज ने सख्त लहजे में पूछा, किस इजाजत से तुम रेस्टोरेंट में गईं? नौरीना ने डर के मारे अपना बहाना दोहराया मगर जब फिरोज ने इसकी बात पर नाराजगी जाहिर की तो वो लरज उठी। वो बदले हुए रूप और कभी नर्म कभी शीरी अंदाज में उसकी गर्दन से शाल खींचकर कहा, मैं कौन हूं तुम्हारे लिए? नौरीना की आवाज कांप रही थी, कजिन। मगर जब फिरोज ने सख्ती से पूछा तो इसने हिचकिचाते हुए कहा, शौहर। फिरोज का चेहरा इस जज की तरह सख्त हो गया। इसके लहजे में कोई नरम गोशा नहीं रहा था। मगर अचानक इसके अंदर एक धड़कन सी फूट गई। वो खामोशी से उठकर बोला, मैं 2 घंटे में आ गया, तुम इंतजार करो। और वो चला गया। मितियन तवालत भरी रही प्रेजेंटेशन, फोन कॉल्स, गैर मामूली काम। फिरोज की रूह उदास और बेसुकून थी। मगर घर वापस आकर जब इसने दरवाजा खोला तो नौरीना बेड के कोने में गिरी हुई थी, यूनिफॉर्म ओढ़े, आंखें सूजी हुई, सर पर बाल चुपके रोती हुई। इस मंजर ने इसके सीने में मसलन चिंगारी लो डाली। वो फौरन उसके पास बैठा, इसे गोद में लिपटा लिया और कहा, नौरीना खोलो दरवाजा, मैं मुआफी मांगता हूं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसके पुकारने पर अंदर से रोने की आवाजें मजीद जोर पकड़ गईं। दरवाजे के पार फिरोज की सदाए इल्तिजा सुनकर वो पहले बार खुद को टूटा हुआ महसूस किया। वो जितना सख्ती से सलूक करता था इतना ही नरम दिल अंदर छुपा होता था। इसने जोर से दरवाजा थाम कर कहा, मैंने तुम्हें दुख दिया, मुझे माफ कर दो। इसकी आवाज में कमजोर पिन और पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। नौरीना ने हिचकियां लेते हुए आहिस्तगी से दरवाजा खोला और अंदर आकर अपने आप को इसके सीने से लगा लिया। दोनों की खामोश आंखों में एक दूसरे के लिए खौफ, पछतावा और उम्मीद का रंग था। नौरीना के इन अल्फाज ने फिरोज के अंदर ऐसा बौछार कर दिया जैसे दिल पर तेज नोक चुभ हो गई हो। इसके होश उड़ गए। वो जमीन और आसमान सब कुछ सुन गिरफ्ते महसूस कर रहा था। वो करख्त लहजे में मुआफी मांग रहा था मगर नौरीना का जज्बा एक तवील दिन का मरनग होकर फट पड़ा था। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। तुमने मुझे गुलाम बना दिया, सांसें छीन ले। जब आप दूर होते तो मेरी दुनिया जन्नत होती थी, अब आपने वो जन्नत भी जला दी है। मुझे रिहाई दो, मुझे आजाद कर दो। वो चीख रही थी। आवारा आंसू उसके चेहरे से नदी की तरह बह रहे थे। हर जुमला एक ऐसी चुभन था जो फिरोज की रूह में घुस गई। फिरोज सोफे पर बैठा, चेहरा झुका था। इसने इस लम्हे समझा कि जिस्म के जख्म भर सकते हैं मगर दिल पर जो ज़र्ब आए वो बार बार दोहराने वाली होती है।
वो चाहता था कि एक साया बनकर उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, मगर उसकी अपनी मोहब्बत की ताबीर ने नौरीना को मज़ीद ज़ख्म दे दिए थे और ये सोचने का दर्द उसके लिए अब तक नाकाबिले बर्दाश्त था। वो खामोशी के साथ बैठा रहा, आंखों में बेबसी और वही मुड़े हुई सांसें जो किसी दराज दिन की थकन सुनाती थी। वापस घर की खामोशी में नौरीना ने जो तवील रोना फोड़ा था अब अंदर से संभलने की कोशिश की। वो टब में भीगे यूनिफॉर्म के साथ कमरे में सुर्ख आंखों से निकली टावल ओढ़ा और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। चूंकि फिरोज सो रहा था तो वो ढीठ सन्नाटे में खामोशी से अपने कमरे की तरफ निकलने लगी। किताबें उठाने की कोशिश में इसका पाँव फिसल गया। दूसरी जानिब इरफान दुरानी के मेंशन में एक मामूली मंजर ने रंग बदल दिया। दरवाजे पर खड़ा आदमी करमू, जो शेरू का भाई था, परेशानी में रख कर आया था। इरफान की बदमिजाजी और समाजी सद मेहरी ने इस वाक़ये को तलफ़्फ़ुज़ बना दिया। करमू ने शको किया। ऊंची आवाज़ों और सख्त लहजों के दरमियान एक मामूली झटका हुआ वाक़या पेश आया, मगर कारोबारी दुनिया की बदली हुई सूरत में ये सब मामूली लगता रहा। इरफान की आंख एक तरफ सड़क पर, दूसरी तरफ फ़ोन पर लगी रही। जिंदगी की तलखी ने इसके लबों पर तल्ख मुस्कान छोड़ दी थी। वो हल्की से गिर कर फिर उठ गई। जब उसकी नज़र खामोशी में पड़े फिरोज के चेहरे पर गिरी तो दिल ने धक से कहा, ये वही शख्स तो है, मगर आज रोशनियां इस पर खूब निसार थीं, सियाही में लिपटा हुआ, खामोश मगर खौफनाक खूबसूरत। इस लम्हे इसका दिल अचंभे से भर आया और वो जल्दी से अपने कमरे में घुस गई। रात गुजरी मगर नींद दूर थी। नौरीना ने तहज्जुद के लिए उठकर वुज़ू किया और लंबी सी दुआ में अपना दिल खाली किया। सजदे की सर्द छत में इसे सुकून मिला और कुछ देर के लिए वो मायूसी का बोझ थोड़ी कम महसूस करने लगी। फिर जब आंखें बंद कीं तो वापस वही मुज़महिल चेहरा, वही कुशादा पेशानी, वही गहरे सन्नाटे ने पीछा किया। दिल के अंदर का शोर कभी कम नहीं होता था। इसने तिलावत की, सजदों में रोया और अपनी आंखों से उजाल सी उम्मीद निकालने की कोशिश की। शाम की रोशनी में फिरोज के पास गिराही के बाद भी कुछ नहीं बदला। इसका अंदर एक दराज पछतावा था। इसने फुरकान को सब कुछ बता दिया, वो सब खताएं, वो घटाव जो उसने उठाए, वो नाकर्दा बदमलियां जो उसने नौरीना के ऊपर लाएं। फुरकान खामोशी से सुनता रहा। फिर एक बाबा नुमा नसीहत और थपकी देकर बोला, इसे हाथों और लफ्जों से दोबारा पुरसुकून संभालो, करूंगा तुम्हारा साथ। फुरकान ने दोस्त को तसल्ली दी और कहा कि खामोशी अक्सर दर्द को घेर लेती है, मगर काम करना होगा, रफ्तार बतदरीज बदलती है। ये गुफ्तगू फिरोज के अंदर कुछ नर्म रोशनी लाई, मगर पछतावे का बोझ अभी हल्का ना हुआ था। अगली सुबह हसन की हिरासत में एक नया दिन आया। वो जल्दी घर लूटा। तंग वक्त की मसरूफियात, फजर की अजान और फिर एक नाश्ता जो मीना ने खुद गर्म किया। छोटे छोटे अमाल ने उनके दिन में शगुफे गलने दिए। मीना की बेचैन खामोशी हसन को महसूस हुई। वो जान गया था कि दिल में कुछ नादीदा दर्द है। वो इसके करीब बैठा, आंखों में नर्म मुस्कान लिए और कहा, खाना खा लो, तुमने खुद बनाया है। मीना का मुंह कुछ कड़वा था, मगर उसकी आंखों के किनारे झिलमिलाते आंसू उसके अंदर का फोड़ा दिखाते थे। उनके हल्के खेल और एक दूसरे को छेड़ने के मौसम में भी एक साया था, वो साया जो फिरोज और नौरीना के दरमियान घूम रहा था। मीना ने हसन से कहा कि वो फिर बाहर जाएगा, मगर हसन ने जरा सा तंज किया और दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर सहार लिया। छूटी छूटी गुफ्तगू, खफीफ हंसी और पस मंजर में जिंदगी की तलखी। ये दिन बस ऐसे ही गुजरता रहा। इस पूरी कशमकश के दरमियान नौरीना के अंदर मोहब्बत का जो रोग चला आया था, वो इसे सुकून दे भी रहा था और क़यामत भी बन रहा था। वो जानती थी कि इस मोहब्बत के साए तले इसकी बेचैनी क्यों बढ़ रही है। वो अपने मुहर्रम को पहचान कर भी डरती थी। इसके हाथों का लम्स उसके लिए दवा था, मगर सितम भी। वो जानती थी कि इश्क कभी किसी के लिए आसान रास्ता नहीं बनाता, कभी साया देता है तो कभी आग। बारिश की काहवाहित आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही थी। घर का माहौल कुछ गमगीन, कुछ कशीदा था, जैसे हर चीज किसी खामोश तूफान की पेश संगल दे रही हो। फिरोज की सांसें बेतरतीब चल रही थीं और नौरीना के दिल की धड़कन इसके सीने के सुकड़ते लहजे से मिली हुई महसूस हो रही थी। इसका चारा गुल सुर्ख और आंखें सूजी हुई थीं। हर सांस के साथ उसकी हालत का फैला हुआ खौफ नौरीना के अंदर घुस रहा था। नौरीना ने कांपते हाथों से पानी का गिलास पकड़ा। इसने फिरोज के शीशे से नम चेहरे पर एक पुरवाह हाथ रखा और नर्म अंदाज में कहा, पानी पीजिए प्लीज। मगर फिरोज की उंगलियां बेहोशी की हद तक ढीली थीं। गिलास इसके हाथ से लुढ़क कर फर्श पर गिर पड़ा। नौरीना का छोटा सा जिस्म खौफ से लरज़ गया। इस लम्हे वो मुकम्मल तौर पर बेबस महसूस करने लगी, कैसे किसी बड़े इंसान की जान इसकी उंगलियों के नीचे कमजोर हो सकती है। फिरोज ने आहिस्तगी से आंखें खोली। इसके चेहरे पर हल्की सी तकलीफ की लकीरें थीं, मगर जब इसने नौरीना को करीब पाया तो इसके चेहरे पर गैर मामूली नरमाई सी आ गई। इसने आहिस्तगी से इसका हाथ अपने सीने पर रखा, जैसे अपनी दुनिया की सबसे कीमती चीज को थामा हो। मैं ठीक हूं, बस थोड़ी बेचैनी है, वो सरगोशी में बोला। मगर नौरीना जानती थी कि यह ठहराना इसके अपने लिए भी हल्का सा बहाना था। बादलों का गरजना, खिड़कियों से गिरती बूंदें और कमरे के अंदर अटनट शोर, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बना रहे थे जहां तन्हाई और कुर्बत एक साथ जेब में बैठे दुश्मनाना खेल खेल रहे हो। नौरीना ने फौरन फुरकान को फोन किया। इसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर अंदाजा था कि हाल बताने के बाद फुरकान फौरन पहुंच जाएगा। चंद लम्हों में फुरकान आया। डॉक्टर को बुलाया गया और एक सादा सी दवा ने जल्द ही हालात में सुकून लाया, मगर खामोशी बाकी रही। वो खामोशी जो कोई अल्फाज लब पर लाने से पहले दिल का सन्ना चीर जाए। डॉक्टर ने तसल्ली दी, बेशतर थकावट, कम खुराक और जहनी दबाव, ये सब एक साथ मिल गए हैं। पानी, लीमो और आराम, पेन कलर ले लें और अगले 2 दिन संभाल कर रखें। फुरकान ने नौरीना को चेहरे पर हाथ फेर कर कहा, चलू थोड़ी सी दलिया बना दे। नौरीना ने अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस की। वो खुद को सब कुछ देने के काबिल जानती थी और वो ये देख कर कि फिरोज उसकी देखभाल कबूल कर रहा है, अंदर से पुरआसूदा हुई। जब फिरोज आहिस्तगी से दलिया खा रहा था तो इसकी आवाज में एक अजनबियत सी घोली हुई थी।
कभी वो सख्त रवैया अपनाता, कभी नर्म सा लहजा। इसी तजाद ने नौरीना को उलझा दिया था। वो अपने अंदर बार बार पूछती, इसने मुझे क्यों ढेर सितम दिया, फिर भी इसे इसकी फिक्र क्यों सताती है, क्यों इसके होने से दिल को करार आ जाता है। मोहब्बत और नफरत के दरमियान इसका दिल फंस सा गया था, मगर आज इस बेहोशी के बाद वो सब जज्बात किसी नर्म धागे की तरह जड़ गए। रात गहरी हुई तो नौरीना ने दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाया। बादल फिर से गरज उठे, बिजली की चमक से कमरा लम्हों के लिए रोशन हुआ। नौरीना की दिल की धड़कन तेज थी, वो कंबल में लिपटी छोटी सी बच्ची की तरह लरज रही थी। दिल चाह रहा था कि किसी के कंधे पे सर रख दे, मगर इदेरा वहीं तन्हा थी। अचानक कमरे में नर्म सी रोशनी आई। फिरोज खिड़की के पास खड़ा था, खामोश मगर हाजना। इसके कदम करीब आए तो नौरीना का दिल मसल कोई रुख्न खता डगमगा गया। नौरीना, इसने आहिस्तगी से पुकारा। इसकी आवाज़ में नदामत भी थी, पुकार भी, और गैर मरी मोहब्बत भी। इसने आहिस्तगी से इसे पकड़ा, वो ठहरी, फिर बेइख्तियार इसे अपने सीने में घसीट लिया। नौरीना ने आंखें बंद करके इसकी गर्म हथेली को महसूस किया और अपना चेहरा इसके कंधे पे रख दिया। वो दोनों खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। अल्फाज बेमानी थे, मगर मौजूदगी सब कुछ कह रही थी। फिरोज ने इसके सनवरे बालों में सिरसारा कर कहा, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हें जो दुख दिए उनका वज़न मेरा सिर्फ है। मैंने तुम्हें अपनी गलतियों का बदला नहीं दिया, और वो लम्हात जो तुमने सहे वो मेरी अक्ल पर बार हैं। नौरीना ने हल्की सी कांपती हुई हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने बहुत सितम किए, मगर आज जब तुम सहमी हालत में थे मेरा दिल तुमसे लड़ा नहीं, वो तुम्हारे लिए धड़क उठा। दोनों की नजरें मिले और एक खामोश मुआहदा सा हुआ। ये रिश्ता अभी भी नाजुक था, मगर इसमें शफकत की एक नई करनन नुमदार हो रही थी। रात ने धीरे धीरे अपनी गर्दन खलवत बिछाई तो फिरोज ने नौरीना का हाथ अपने अंदर थामा और कहा, कल सुबह कॉलेज मत जाना, आराम करो। नौरीना ने सर हिलाया, मगर अंदर उसके जज्बात अशुद्ध शिद्दत से परवान चढ़ रहे थे। एक तरफ इसकी जिद और गुरूर, दूसरी तरफ छपी हुई मोहब्बत जो आज खौफ के लम्हे ने खोल दी थी। वो रात दोनों ने करीब बैठकर गुजारी। बादलों की गरज में उनके दिलों की नर्म बातें चलती रहें, कभी गाली, कभी मुआफी, फिर हंसी, फिर आंसू। एक छोटी सी मोहब्बत नुमा जंगल जो पिल भर में सज गया था। सुबह जब पहली किरण उठी तो फुरकान दरवाजे पर खड़ा था। इसके चेहरे पर संजीदगी भी थी और एक छोटी सी तसल्ली भी। दोनों ठीक हो तो अच्छा है, इसने मुस्कुराते हुए कहा, मगर उसकी नज़रें फिरोज की तरफ गहरी तशवीश के साथ रही। फिरोज ने अब एक मुख्तलिफ अंदाज में सुबह को देखा, पहले जैसा सख्त मगर नर्म। इसकी निगाहें अब नौरीना के दर्द और कुर्बत दोनों को जानती थीं, और वो चाहता था कि इस बार वो कोई वदा तोड़ने वाला ना हो। बारिश की बूंदें छत से टकराने लगें तो घर के अंदर हुआ में किसी टूटते सुरंग की आवाज़ सी घुल गई। फिरोज के लबों पर अभी वो अल्फाज थे जो इससे अदा किए गए खत ने जलन भर दी, और नौरीना की आंखों में वो उदासी थी जो अल्फाज बनकर सरापा दिल निकली थी। दोनों का दिमाग एक ही पिल में अलग अलग रास्तों पर भाग रहा था। फिरोज ने खत पढ़े हुए कई लम्हे खामोशी में बैठा रहा। इसके अंदर गुरूर, शर्मिंदगी और प्यार की घनी गुत्थी थी जो इससे खुद भी हौसला लेकर खोल ना पाई। नौरीना की जिद, नौरीना का रुखसत होना, ये सब इसके सीने में एक नया दर्द बनकर उंधा रहा। इसने सोचा था कि सख्ती से रिश्ता संभाला जा सकता है, मगर अब खत ने इसके अंदर जली हुई रोशनी को बुझा दिया था। वही सुबह जब नौरीना ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने मुसाफिर बेग की तरह खामोशी में खुद को दुनिया से अलग कर लिया, फिरोज ने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या तुमने इतना हक पाया कि एक इंसान को अपनी खुशी के लिए खुद से दूर कर दो? जवाब वो खुद नहीं दे सका, मगर दिल ने इससे पहले बोल दिया कि जो जुबान न कह सकी अमल करके दुखाना पड़ेगा। इसने अपने कपड़ों का बेग फेंका, गाड़ी की चाबी ली और चुपके चुपके नौरीना के कदमों के निशान ढूंढने निकल पड़ा। बारिश जोरों पर थी, सड़कें चमक रही थीं और हर दरख्त के पत्ते पर पानी के मोती झिलमिला रहे थे। वो तेज मगर धीमे अंदर से बेचैन कदमों से नौरीना के घर के बाहर आया। दरवाजे पर दस्तक दी तो दिल ने जोर से धड़का। दरवाज़ा खुला। समीना बेगम की आंखों में हैरत, मगर जब इसने बताया कि नौरीना गई है तो फिरोज का दिल तेवसा गया। कहाँ गई है? इसकी आवाज़ में कहीं फखर कम और अंदेशा ज्यादा था। समीना बेगम ने बेचीनी में कहा कि वो सुबह सवेरे मस्जिद गई थी, फिर शायद किसी रिश्तेदार के पास नागहानी तौर पर चली गई हो, मगर इसका पता नहीं है। फिरोज ने फौरन गाड़ी चलाई। बारिश के अंधेरों में इसने शहर के मोलूम बस स्टैंड्स और हर मासूम रास्ते पर आंखें दौड़ाईं। नौरीना का नाम उसके होंठों पर तस्बीह बन के घूम रहा था। जब वो आखिरकार एक छोटे से पार्क के करीब रुका तो इसे एक साए में नौरीना मिली। वो नीचे बैठकर ठंडी बारिश की बूंदें अपने सर पर ढाल रही थी, मगर इसे तन्हा देखकर फिरोज का दिल टूट गया। वो बड़बड़ाकर उसके पास आया। नौरीना ने पलट कर देखा, मगर नजर मिलाने की हिम्मत ना हुई। ऊपर आसमान बूंदें गिरा रहा था और दोनों के बीच में खामोशी का कोई पर्दा था जो कटने को तड़प रहा था। फिरोज ने आहिस्तगी से कहा, मैंने तुम्हारा खत पढ़ लिया। इसके अल्फाज में कोई तंज नहीं था, सिर्फ मलामत भी नहीं, खामोशी थी जिसने सच की चादर लपेट रखी थी। इसने घुटनों पर बैठकर नौरीना का हाथ आराम से पकड़ा। इसके हाथ तके हुए सर्द और छोटे लग रहे थे। फिरोज ने बाजुओं को नरम किया और कहा, मुझे तुम्हें सुनने दो।
मुझे ये मालूम करना है कि तुमने अंदर क्या महसूस किया, ना कि वही जो मैंने सोच रखा था। नौरीना के कांपते लबों से एक पेंटकार जैसी आवाज निकली, मगर वो खामोशी से सर हिला बैठी। पहले कभी उसके सीने की धड़कन इतनी साफ नहीं सुनी गई थी जितनी इस लम्हे फिरोज ने सुनी। मैंने गलतियां की, फिरोज ने जुबान तोड़ती हुई कहा। मैंने ख्वाहिशों को तुम पर मुसलत किया, तुम्हारी मर्जी को नाकाबिले दीद समझा, मगर मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना कभी ना था। मेरी वो जुबान, वो गुस्सा, वो सब मेरा बचपन का जोर है जिसे मैं तुमसे निकाल रहा था। मुआफ कर दो मुझे। इसके अल्फाज नर्म मगर पक्के थे। नौरीना की आंखों में आंसू चमक उठे। ये मुआफी नहीं मगर पहली हिम्मत थी जो बैठकर सुन ली गई। इसी पार्क की एक पुरसुकून बेंच पर वो काफी देर बातें किए, कभी खामोशी में, कभी हंसकर, कभी रुकर। फिरोज ने वदा किया कि वो चुड़ैल सी सख्ती नहीं अपनाएगा, वो इसे एहतराम देगा बाइज्जत, और सबसे बढ़कर अपने अंदर की वो बेमानी जिद कम करेगा जो कभी कभी मोहब्बत को नुकसान पहुंचा देती है। नौरीना ने भी थोड़ी देर बाद अपने अंदर की जुरत निकाली और कहा कि वो भी एक इंसान है, गलतियां करेगी मगर बदले की आग में न जलाए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर एक खामोश मुआहदा किया। हम कोशिश करेंगे। अल्फाज शायद मामूली थे मगर असर गहरा था। जब बारिश थमने लगी तो फिरोज ने आहिस्तगी से अपनी जैकेट नौरीना के कंधे पर डाल दी। वो लम्हा मामूली था मगर इश्क की सादगी में जिगर का समंदर समा गया। वापसी पर गाड़ी में बैठते हुए नौरीना ने सर झुकाकर कहा, मैंने जो खत लिखा वो मेरी कमजोरी थी, मगर मैंने तुम्हें आजमाने की कोशिश की ताकि तुम खुद को देख सको। फिरोज ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने खुद को खोया था। तुम्हें खोने का डर मुझ में इतना बड़ा चोट छोड़ गया था कि मैं अब समझ गया हूँ तुम मेरी दुनिया हो और मैं तुम्हें आजाद रहने दूंगा मगर अपने पास भी रखूंगा। मोहब्बत में कैद नहीं, एहतराम होगा। घर पहुंचकर जब वो दरवाजे पर उतरे तो समीना बेगम ने दोनों को देखकर हैरत और खुशी में आंसुओं को छुपाया। घर की फिजा में एक नया जौहर था, तस्दीक, मुआफी और उम्मीदों का मिलाप। फिरोज के सीने में एक अजीब सी जलन रह गई थी। न बस गहरा गम था, न सिर्फ पछतावा, बल्कि एक अहद जिसने इसे बेकाबू कर दिया था। वो अपनी गाड़ी रफ्तार से चलाता कॉलेज के सामने उतरा। बारिश की हल्की सी बूंदें फजा में खुशबू की मानिंद है, मगर आज हर बूंद जैसे इसके अंदर चलते जज्बात को मजीद भड़का रही थी। नौरीना का मासूम चेहरा, चाचू कबीर के आखिरी अल्फाज, वो छोटी सी प्रिंसेस जिसने बचपन में इसको सुपरमैन समझा, ये सब एक ही सिलाई से जा रहे थे और फिरोज के अंदर एक कुव्वत बेदार हो गई थी। हिफाजत का अहद, फिर भी एहतराम से, मगर सख्ती कम, शफकत ज्यादा। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर उसने कदम रोके। वो अंदर जाने की बजाय दाईं तरफ मोड़कर नौरीना के ट्यूशन सेंटर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में इसने अपने आप को समझाया कि अल्फाज से ज्यादा अमल बोलता है। आज वो आने का फैसला इसलिए के रहा था कि वो वहां खुद को कैसे बदलता है, कैसे मीना समीना, तहमीना और सबके सामने अपनी नई बावकार अकुइसी दिखाएगा। वो शख्स जो सुनता है, समझता है और प्यार में खामोशी से खड़ा रहता है। ट्यूशन सेंटर की छोटी सी ओंडव से अंदर झांका तो शागिर्द अपनी मेजों पर थे, मगर नौरीना कहीं नजर न आई। वो फौरन अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा खोलकर उसने पुरसुकून मगर गहरी आवाज में पूछा, नौरीना कहाँ है? ट्यूटर ने हैरत से सर उठाया। फिरोज बख्तिया, वही मर्द जो अक्सर सर्द और सख्त मिजाज दिखाई देता था। मिसिस समीना के घर गई है आज, मगर अभी वापस आ सकती है, ट्यूटर ने हिचकिचाहट में कहा। फिरोज ने जल्दी से पूछा, सन, तुम साथ ले चलोगे? इसकी आवाज में अब वही हुक्मरान नुमा वकार था मगर आंखों में नरमी थी। ट्यूटर ने रजामंदी में सर हिला दिया। फिरोज ने बोला, फिर देर नहीं करो, अभी आओ। बाहर आते ही वो बारिश में नहाए रास्तों पर रवां दवां हुआ। दिल में तो ये था कि नौरीना को देखकर सब कुछ नर्म कर देगा, मगर जब वो घर पहुंचा तो मंजर ने इसे रोक। घर के गेट पर थमी हुई रोशनियों के साए में समीना बेगम की आंखों में सख्ती थी जो अयाती से नर्म नहीं हुई थी। मीना कमरे के दरवाजे पर बैठी आंखें सानाटा लिए और सौर साहिब के लबों पर वही मलामत थी जो कई महीनों से रहती आई थी। मैं इसके साथ बात करके आया हूं, फिरोज ने मुख्तसर कहा। समीना बेगम ने मुंह से आह भरी मगर कहा कुछ न था। दरअसल अल्फाज आज कमजोर पड़ते थे, अमल बोल रहा था। किसी ने हेरोइन की तरह नौरीना को खुद से दूर कर दिया था, मगर आज फिरोज ने खुद को खोया हुआ नहीं होना चाहा। इसने दरवाजा खोला और ऊपर आना शुरू किया। मीना ने देखा कि वो साकित खड़ा है, इसके चेहरे पर फाते सी खामोशी थी। नौरीना जर्द कपड़ों में नीम बेहोश सी कुर्सी पे बैठी थी। जब इसने फिरोज को देखा तो पहली बार उसके लबों पर हल्की सी बेयकीनी की मुस्कुराहट, अलिफाबेर, फिर खौफ, फिर वो बचपन की वही मासूम गैर यकीनी। फिरोज ने झक कर बोला, मैंने कहा था मैं खुद आऊंगा। इसने हाथ बढ़ाया मगर नौरीना झट से पीछे हटी। इसने महसूस किया कि पिछली दूरी, पिछली आंखों की खुश्क मलामतें अभी भी जिंदा है। मेरे साथ आओ, ओ फिरोज ने नर्म लहजे में कहा। मुझे तुम्हारी इजाजत दरकार नहीं मगर तुम्हारा साथ हाँ वो चाहता हूँ। नौरीना ने इसकी तरफ देखा, इसके आंखों में वही फटी हुई सच्चाइयां, किस्मती कशमकश जिसने इसके दिल को दो हिस्सों में काट रखा था, एक तरफ खौफ माजी, दूसरी तरफ रगबत नहाल। वो फिर भी खामोश रही। महफिक्र तहमीना बेगम कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं, उनके हाथ में दाएं बाजू की बंधी सफेद रिदा जैसे किसी निशानी की तरह। फिरोज के चेहरे पर एक लम्हे का सुकूत आया। वो जानता था कि खानदानी धोखा, सबसेदारियां, फिर उसका अपना गुरूर, ये सब रुकावटें हैं, मगर जिस चीज ने इसे सबसे ज्यादा छेड़ा वो नौरीना की छोटी सी हंसी थी जब वो बचपन में पत्तों से खेलती थी। वो आवाज जो आज तक इसके कानों में अटकी रहती थी। रात के खाने के टाइम तक घर की फिजा बदल चुकी थी। थोड़ी सी गर्म चाय और दाल के एक प्याले ने इस शाम को आम रंग दे दिया था, मगर दिल के अंदर हर शख्स एक दूसरे को अंदाजे लगा रहा था। तहमीना ने कमरे से निकलकर चरागान सा किया था। मीना ने कोशां रहकर खामोशी इख्तियार की। सौर साहिब बुरी तरह वहां मौजूद मगर संभले हुए थे। फिरोज ने खबर दी कि वो कुछ दिन घर में रहकर सबको दिखाएगा कि इज्जत और मोहब्बत का मतलब कैसे तय होता है।
इसी शाम जब घर में सब लोग बखर कर जा रहे थे, नौरीना अपने कमरे में खामोशी से बैठी कैमरे से भरी एक छोटी सी नोटबुक निकाल कर बैठ गई। इसने वही खत जो इसने पहलू में लिखा था दोबारा पढ़ा, मगर इस बार कुछ अल्फाज बदल गए थे। इसने अपने दिल को झंझोड़ते हुए लिखा, 97,933। मुझे तुमने आजमाया, मुझे दिखाया, मुझे रालाता छोड़ा, मगर आज तुम्हारे सामने जो खड़ा हूं वो वही लड़ी हुई नौरीना नहीं जो कभी सुपरमैन को चॉकलेट देती थी। मैंने आपको दूर करके अपनी हिफाजत की कोशिश की, मगर इसमें तुम्हारी दिल का कोई हकदार नहीं था। आज मैं फैसला करती हूँ, ना माजी की बेहूदगी का इंतकाम, ना तुम्हारे जुल्म का तसलसल। मैं चाहती हूँ इज्जत, आराम और एक दूसरे की सोहबत में खत लिखते हुए इसके हाथ कांप रहे थे, मगर लिखते लिखते इसके अंदर एक आसानी सी आई, जैसा कि किसी भारी पत्थर को आतार दिया गया हो। वो खत तह करके तकिए के नीचे रख दी और आहिस्तगी से सो गई। ख्याल ये था कि कल सुबह एक नई शुरुआत होगी। सुबह सवेरे जब वो लाउंज में उतरकर चाय लेकर आई तो फिरोज खिड़की के पास खड़ा नीचे बाग के दरख्तों को देख रहा था। इसके चेहरे का वो अलिफाजला पेन जो पिछले कई माह में दब गया था, अभी ताज़ा सा नजर आ रहा था। वो बोला, सोने दो, आज के दिन हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। नौरीना ने सर हिलाया। इसके लबों पर अब वही शर्मीला सा सांवर था जो बचपन में था। अगले दिन फिरोज ने कॉलेज का काम मुनज़्ज़म रखा, मगर हर वक्फा में नौरीना के पास आता। वो छोटे छोटे इशारों से बोलकर नहीं, अपने अफ़ाल से इसका एहतराम जता रहा था। कभी नौरीना की पसंदीदा डबल रोटी बनाकर उनके सामने रख देता, कभी उनके लिए किताब का सफ़ा खोल देता। ये सब छोटे मगर मानी खेज अमाल थे। खानदानी हल्के ने यह तब्दीली देखकर हैरत में पड़ा। मीना के चेहरे पर कभी कभी हल्की सी कबूलियत के आसार नमूदार होते। समीना बेगम के लबों पर भी नर्म लहजे की झलक। फिर एक दिन फिरोज ने मीना के सामने ठहर कर पूछा, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहता हूं कि तुम्हारा घर खुश रहे। मीना ने पहली बार नक उठाकर देखा और बोला, मैं चाहती हूं कि नौरीना को इज्जत मिले, कि वो आज़ाद रहे और कि तुम अपना गुरूर छोड़ दो ताकि सब सुकून से रह सकें। फिरोज ने आह भरी और कहा, यह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मगर तुम भी मेरा हाथ थाम लो। कहानी अभी खत्म न हुई थी, ये तो बस पहला कदम था। जाने वाले पछतावे, रह जाने वाली खाली जगहें और खामोश दिलों की मुरम्मत अभी बाकी थी। मगर एक बात जरूर थी, फिरोज ने खुद को बदलने का इरादा कर लिया। नौरीना ने अपना जख्म दुखाकर अपनी हुदूद रख ली थी और घर ने उन्हें एक दूसरे के करीब आने की इजाजत दी। अगले कुछ दिनों में छूटी छूटी मोहब्बतें, मुआफियां और आजमाइशें आएंगी, मगर इस लम्हे की गूंज जब दो दिल एक नए अहद के साथ मिले, वही आने वाली दास्तान की बुनियाद बन गई। रात की नमी खिड़कियों पर टेका टेका कर रही थी। गाड़ी की रोशनी मध्यम, रास्ता सन्नाटा और फिरोज के दिल में बेचैनी मसलन समंदर अलिफाबल रही थी। नौरीना की सख्ती ने इसके अंदर फिर से वही अना भड़का दी थी जो कभी उसकी ताकत थी, और अब इसकी सजा भी। वो खामोशी से इसके पास खड़ा रहा। इसके जहर भरे अल्फाज के बाद भी दिल में एक नदामत की लकीरें गहरी हो चुकी थी। नौरीना की आंखों में इस्तिराब और ठहरा हुआ दर्द था। वो जाने का पक्का इरादा कर चुकी थी, अपनी इज्जत, अपनी शान, अपने टूटे सुकूत को फिर से जोड़ने का अहद। लेकिन अहद और हकीकत के बीच रोशनी की कम अज कम एक किरण बाकी थी। वो दोनों, एक तरफ नफरत की गिरा, दूसरी तरफ माजी का रिश्ता जो छोटा मगर गहरा था। गाड़ी खामोशी से रुकी। फिरोज ने इसे घर के सामने आतारा, मगर नौरीना ने पीछे मोड़कर एक नजर भी ना देखी। वो सोती ऑरेंज सूट में कंफर्ट लिए लेट गई। उधर फिरोज ने किचन में जाकर हाथ धोने की कोशिश की, मगर दिल का खून वहीं जिम गया था जहां इसने कभी आतेरा हुआ था। इसके पांव खुद बखुद कमरे की तरफ चल दिए। इसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला, मगर जब नौरीना ने आंखें खोलीं तो इसके चेहरे पे जो रद्द अमल आया वो नया और जल्दबाज था। गुस्सा, ना अलिफ फरमानी, मगर साथ साथ वो रक्कत भी जो रातों के आंसुओं में भीग चुकी थी। आप यहाँ क्यों आते हैं? नौरीना ने मूंझ कर पूछा, आवाज में तेजी मगर आंखों में थकावट। तुम्हें देखने, तुम्हें बताने कि तुमसे मोहब्बत मेरी मजबूरी है, नफरत मेरे शौक का हिस्सा नहीं। फिरोज ने खामोशी के साथ कहा, मगर अल्फाज का वजन इसके लहजे में नहीं, आंखों में था। नौरीना ने इसकी बात का कोई जवाब देने से इनकार किया, अलिफाटे करती हुई, और कमरे का दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। मगर दरवाजा पूरी तरह बंद ना हो सका। फिरोज ने अपना जिस्म दरवाजे और उसके बीच रख दिया। लम्हात कुछ साकित हो गए। फिर नौरीना ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, आपने जो किया वो मेरा जख्म है, आसान अल्फाज से वो मरहम नहीं होता। फिरोज ने अपना सर झुका लिया। वो जानता था कि मोहब्बत के साथ जुल्म का मील सबसे गजंद देने वाला है। मैं जानता हूं, और मैं तुमसे इस जख्म का अजाला मांगने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, चाहे तुम चाहो आना चाहो। इसकी आवाज हिचकियां खा रही थी। नौरीना की आंखों में आंसू चमक उठे, मगर वो रू देने की बजाय सदमा और गुस्से का आईना बन गई। महफूज, आपने मुझे कौन सी हिफाजत दी जो मुझे जलाया, मुझे डरा डंकाया? वो खिलकर बोली। फिरोज खामोशी से कदम पीछे हिट गया और दीवार पे थाम गया। लम्हाती सुकूत था। फिर दरवाजे से दूर धीमी रोशनी में इसका फोन बजा। करमू का नंबर था, मगर वो नहीं उठा। फिरोज ने फोन बंद किया और नौरीना के करीब बैठ गया, पर उसने हाथ बढ़ाने की हिम्मत न की। वहीं इसी घंटे में शहर के दूसरे किनारे एक खतरनाक मंजर था। करमू ने जान बचाने की कोशिश में एक बंगले के पिछवाड़े छत पर चढ़कर खिड़की तोड़ी और अंदर घुसा। इसने देखा कि नशाजदा औरतें और कुछ लड़कियां एक बड़े आदमी के हुक्म में बंद है। करमू ने फौरन अपने फोन से दोस्तों को पैगाम भेजा और चंद लम्हों बाद शोर मच गया। मगर सबसे अहम बात यह थी कि वहां एक बेआवाज चीख ने करमू की रूह नीचे दी, कोई आए। इसने दिल में किस्म खाकर वहां से शोरगुल पैदा की और मौके पर पहुंचकर लड़कियों को निकाल लिया।
ये सब इस रात की वो कहानी थी जो बाद में फिरोज के कानों तक पहुंची, और इसी वाकये ने नौरीना के बाहर के खतरे को भी एक नए जाविये से खोल दिया। अगले दिन सुबह सौर साहिब और आगा जान मजलिस में सख्त खतूत बोल रहे थे। समीना बेगम की आंखों में घबराहट थी। मीना ने गौर से सब कुछ सुना और फिर जी भर कर बोली, ये घर सिर्फ जायदाद नहीं, ये रिश्तों का आंगन है। अगर हमने अपने गुरूर अपनी अना को बचाकर इस घर की हिफाजत नहीं की तो फिर क्या फ़ायदा। इसकी बातों में सादगी के साथ वही संगीनी थी जो एक उम्र भर की चोट के बाद आती है। फिरोज ने अब वो फैसला किया जो लफ्जों से बड़ा था। इसने इस खानदान के सामने ऐलान किया कि वो बंगला कबीर के हक को मीना और नौरीना के लिए महफूज कर देगा, मगर शर्त इसने रखी कि जायदाद अकेली चीज़ नहीं, रिश्ता, एतमाद और मुस्तकिल प्यार भी ज़रूरी है। ये बात सुनकर कमरा एक अजीब सा खामोशी में डूब गया। कुछ मुनखिले रह गए, कुछ दिल नर्म हो गए। समीना बेगम के लबों पे पहली बार नर्म हंसी थी, मगर वो नफरत भी उतरने की जिद में थी। मगर मीना के लहजे में पुख्ता अज़्म था कि वो रिश्ता को दौलत के बदले में नहीं बेचेगी। पाटिन की कहानी जहां नौरीना और फिरोज के दरमियान एक आतिशफिशां बन रही थी, वहीं बाहर एक और किरदार ने भी अपनी जगह बनाई। इरफान दुरानी की कड़ी नजरों में वो वमनी ताकत थी जो जालिम हालात में भी इंसाफ की राह निकाल सकती थी। इसने कर्मों की इत्तिला पर अपना सिटाफ हरकत में लाया और इस रात की कार्रवाई ने बहुत सी आंखें खोल दे। ये वाकया नौरीना के लिए भी एक आईना साबित हुआ। पता चला कि बाहर की दुनिया न सिर्फ खतरनाक थी बल्कि वहाँ ऐसे भी लोग हैं जो लम्हात में इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। वापस घर जब नौरीना ने अगली सुबह अपना बैग उठा लिया और जाने की तैयारी शुरू की, फिरोज ने इसकी राह में खड़े होकर पूछा, क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? नौरीना की आंखों में सख्ती थी, मगर उसके अंदर कहीं न कहीं अब वो नर्म चांदनी भी झलक रही थी। मैं अपनी इज्जत खुद बचाऊंगी, तुम्हारी हिफाजत इसका सबब नहीं बनेगी, इसने जवाब दिया। फिरोज ने एक देर तक खामोश देखा, फिर आहिस्तगी से बोला, अगर तुमने मुझे आजमाने का दिल किया तो मैं खुद तुम्हें छोड़ने की ताकत नहीं रखूंगा, मगर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सच्चा आज़ादी। इसकी सच्चाई में आजिज़ी थी और इस आजिज़ी ने शायद नौरीना के दिल की सूरत बदल दी। वो अपने सामने उन गेंडे नुमा बुंदों को देखकर पहले तो बेरा गया था, लेकिन अपने सामने उन बुंदों को देखकर इसे फिरोज की बात याद आई थी कि हर चीज़ हंसी मजाक से नहीं सुलझती, कुछ चीज़ें मुक्कों टेढ़ुए से सुलझती हैं। उन हिटलर नुमा को देखकर पहले तो इसने अपनी सांसें रोक ली थी, क्योंकि उन्हें देखकर इसे ऐसे लगा कि वो दो सांडे नुमा इंसान लोहे के बने हुए हैं। पहले खामोश सा खड़ा उनको देखता रहा, वो इसे खूनखार नजरों से देख रहे थे। इसे ऐसा लगा कि वो कोई रोबोट है जो एहसासात से आरी थे। वो पिस्टल ताने खड़े थे जैसे अभी इसके वजूद पर अखचे उड़ा देंगे। उनकी तरफ एक मर्तबा देखकर पहले तो खुद को कंपोज किया, फिर उसके चेहरे पे मखसूस मुस्कुराहट आई थी। अंकल, आप इतने कमजोर हैं यार, कुछ खाया पिया करें और बादामों का इस्तेमाल बाकदगी से किया करें, वरना लोग अब जैसे अक्लमंदों को पैरों तले रौंद गए क्योंकि आपके पास दिमागी की कमी लग रही। मुझे तेजी से ये कहकर अपनी जेब से एक लिक्विड टाइप जहरीला मादा निकाला और उनके मुंह पर स्प्रे किया, जैसे वो कीले हों और 1 मिनट में ही मर जाएंगे। उनके हाथों से पिस्टल गिरे थे। वो पिस्टल उठा के इसने अपनी पॉकेट में रखे थे। उनकी चीखें बाहर से आते हुए गानों की आवाज़ में दब गई थी। बाहर कोई भी सुन नहीं पा रहा था। अपने जेब से रुमाल निकाल कर उनको सुंगाया था, जिससे वो अब बेहोश हो गए थे। वो उनको जोरदार ठोकर मार मैन हल में निकलता चला गया था। बाहर निकला तो हर तरफ गाने लगे हुए थे। वो बच्ची जो कुछ देर पहले लाई गई थी, वो बेचारी नीम बरहना थी। इसको ड्रग्स के टेके के लगाए जा रहे थे। वो चीख रही थी, चला रही थी। इस मासूम से बच्ची को वो दरिंदे नोचने को तैयार बैठे थे। छे छोड़ो मुझे, मेरे बाबा तुम्हें मार डालेंगे, वो लड़की मंद कर रही थी, लेकिन इस दरिंदे ने इसे अपनी तरफ घसीटा। इरफान दुरानी सोफे पर बैठकर तमाशा देख रहा था। ये देखकर उसका खून खौल गया था। बाहर से गाड़ियों के सायरन सुनकर इरफान दुरानी तो बेरा उठा था। वो बगरुत भीड़े इससे देखकर डर गए थे। इस लड़की को घसीटकर बेड के नजदीक लाए थे कि इसे छुपा सके। इरफान दुरानी इसे लाउनीत से बाहर निकल चुका था। गाड़ियों की आवाज़ सुन आलम मौत का मंजर महसूस हो रहा था। हैंड दी आप। वो आगे बढ़ा। जब पुलिस अंदर आ चुके थे, लम्हे की देर थी, सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। वो बेजान कदमों से आगे बढ़ा था। इसे ऐसा लगा था सबको फर्फदार बाहर लिया गया था। इसने बच्ची को बेड के नीचे से किनेच कर और बेड की चादर उतार कर इस पर डाली थी। जो झो रही थी, इस मेहरबान शख्स को देखकर उसके मुंह से बस इतना ही निकला था, अंकल मी मुझे उन इंसाफ। बात नामुकुल करके वो लड़की होश खो बैठी थी। वो इसे बाजुओं में उठाता बाहर निकल गया था। एक बेरहम आंसुओं इसकी पलकों की बार को तोड़ता इस बच्ची के ऊपर गिरा था। वो हॉस्पिटल भागा था। उसकी पूरी टीम उसकी तरफ बढ़ी थी। ये बात मीडिया पे नहीं जानी चाहिए। वो इसको गाड़ी में डालता भारी चलाया था। चैनल वाले इसे देखने लग पड़े थे और उसकी हालत देखकर इस बात में सर हिलाया था। वो खुद को कसूर समझ रहा था। इस मुस्कुराहट के बादशाह का दिल कर रहा था कि वो आज खुद को फना कर ले। वो इस बच्ची का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था। आज कॉलेज क्यों नहीं गई? वो सोकर उठा। आज खिलाफ ममूल उसको किचन में खड़े देखकर बोला, जो नाश्ता बना रही थी। इसे घर देखकर ये तो जान चुका था कि वो कॉलेज छोड़ने का प्रोग्राम कर बैठी थी। बचपन में इसको पाला था, इसकी रग रग से वाकिफ था। ये अलग बात थी कि उनमें तनाजात आए हों। मेरी मर्जी में जाऊं आ जाऊं। वो आखिरी पराठा बनाकर हाटपाट में रख चुकी थी और तवे को चूल्हे से उतार कर बना उसकी तरफ देखे बोली थी, नौरीना मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मैं जितना नरम पड़ रहा हूं तुम इतना ही सर पर चढ़ रही हो। वो इसकी पुश्त देखता तल्ख मिजाज लहजा लिए बोला था, किसने कहा सर पर चढ़ाई? मैंने कहा था मुझे आपके साथ नहीं रहना। आपको खुद ही शौक चढ़ा हुआ था मुझे अपने घर लाने का। अब भुगती। वो मुनफट अंदाज में गुस्सा और बदतमीजी से बोली थी, नौरीना माइंड योर लैंग्वेज। छोटे बड़े की तमीज भूल ही गई। अदब व लिहाज तुम में से बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। अब मुझे खुद सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। आप अपनी जुबान को संभाले। मुझे अदब व आदाब मत सिखाएं, मैंने पहले ही सीखे हुए हैं। वो ये कहकर चाय का कप काउंटर पर पटकती जाने लगी थी।
तो ये तय है तुमने कॉलेज नहीं? वो इसका बाजुओं थाम कर रस्से के सभी चीरे पर निगाहें डालकर पूछने लगा। नहीं जाना, जब एक बार कह दिया है तो बार बार मुझे फोर्स मत करें। वो इसकी निगाहों में निगाहें डालकर बना जेज की बोली। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये तो तय है तुम्हें सीधा करने के लिए मुझे हैवान ही बनना पड़ेगा। ये कहकर उसको दुरुस्ती से बाजुओं से पकड़ता घसीट कर साथ लाया था। छोड़ मुझे, वो इसके खनींचने से खौफजदा हुई थी। चुप करो तुम, वो सर्द लहजे में बोला था। प्लीज छोड़ दे मुझे। वो इसकी मजबूत गिरफ्त और उसका सर्द रवैया देखकर सहम गई। उसके दिल ने खौफ के मारे धड़कना ही छोड़ दिया था। वो सोचने लगी अब वो इसके साथ किया करेगा। अब तुम्हारी आवाज ना आई तो मैं भूल जाऊंगा तुम मेरी बीवी हो। ये कहकर इसे बेड पर पिटखने वाले अंदाज में बैठा था और अलमारी की तरफ जाके इसकी शाल निकाली और उसके करीब आकर उसके सर पर डाली और बेड साइड दराज से इसकी पिन निकाल कर दोपट्टा सीट किया जिस इसका आधा मुंह छप गया था। शाल सीट करके इसको देखा जो मुंह के टेढ़े जोये बना रही थी। उसकी साइड टेबल बक्स इकट्ठी करके बैग में डाली। कुछ पिल इसके सहमे चेहरे को देख कर नरम पड़ा था, लेकिन फिर उसकी बदतमीजी को सोचकर इसे बाजाहे से पकड़कर इसका बैग उठा कर खींचता हुआ साथ लाया था। फ्लैट का दरवाजा बंद किया और इसे गाड़ी तक लेकर साथ चलने लगा। 6 चौ में खुद चल लूंगी। वो दो बुंदों को अपनी जानिब निगाहें पाता देखकर गुस्से से बोली थी। इसे गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि इस शख्स को परवाह क्यों नहीं कि कोई देख रहा है। अब तो तमेरी अच्छे भी चलेंगे। वो गाड़ी के करीब आता इसे गाड़ी में बैठा कर सख्ती से बोला था। खुद फ्रंट सीट पे आके बोला था। वो इसको देखता लब भयंचे ड्राइव करने लगा था। जो डैशबोर्ड पर सर रखे रोने लगी थी वो हिचकियों से रो रही थी। इसे ऐसे देखकर फिरोज के पत्थर दिल को कुछ हुआ था। वो इसे बगैर नाश्ते के लाके आया था, लेकिन वो जिद्दी ही इतनी हो रही थी कि इसे ऐसा करना पड़ा। इसने गाड़ी बेकरी के सामने रोकी थी और कार लाक करता चला गया था। शिवारमा और टन लेके आया। इसे खुला देगा, साथ दे देगा कि वो कॉलेज में ही खा ले। नौरीना इसके कंधे पर हाथ रख कर अब की बार इसे नरमी से पुचकारा था। जो इसी जोये में बैठी रो रही थी वो बगैर सर उठाए अपने कंधे पर से इसका हाथ झटक गई थी, जबकि फिरोज को इसको देखकर फिर से गाड़ी स्टार्ट करके ड्राइविंग पर निगाहें जमा ली थी। उतरो, कॉलेज आ गया है। वो कॉलेज के सामने गाड़ी खड़ा करता बोला था। वो कॉलेज के सामने गाड़ी खड़ा करता हुआ बोला। वो सर उठाकर गुस्से से उठी और गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी, लेकिन वो इसे ना खुला। इसने नजरें गुस्से से इस पर की थी और खूनखार नजरों से इसे देखा था, जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे बाहर निकाली, अब आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। इसके तपे चेहरे को देखकर फिरोज के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट आई थी। कारू का दरवाजा नहीं रहा और अकेली रहने चली थी मोहतरमा। वो तंज का तीर इस पे मारकर दरवाजा खोलने की गरज से इसकी तरफ झुका था। फिरोज ने जब इसे ऐसे देखा तो सांस रोक कर बैठ गई थी वो, लेकिन वो तो जैसे हटने का नाम ही ले रहा था। इसे उलझन हुई थी। हटी पीछे, मुझे देर हो रही है। वो इसको ऐसे देखकर बेरा कर बोली थी। ये खा लो फिर चली जाना। वो इसकी तरफ शापर बढ़ाते हुआ बोला था। मां मुझे भूख नहीं है। वो नजरें चराकर झूठ बोली थी। कॉलेज में खा लेना। वो इसकी गोद में रखते हुए बोला था। खा लूंगी प्लीज, अब खोल दे। वो हार मानते हुए बोली, जैसे इससे छुटकारा पाना चाहती हो। पहले मुनवाश करो, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कोई भीड़ जंगल से भाग कर आई है। वो इसके रोए रोए सफेद उलाल चेहरे को देखता लतीफ सा तंज करते हुए बोला था। और आपको देखकर ऐसे लग रहा है आप इस भीड़ के मालिक है जो डंडे से इस भीड़ को आगे लगा रखा है। वो एकदम से तेज लहजे में जवाब इसके मुंह पर मारती हुई बोली थी। शुक्र है गुस्से में ही सही तुमने माना तो सही कि तुम भीड़ हो। वो इसकी बात पे अपनी कहका जब्त करता खूबसूरत मुस्कान लिए बोला था। आप बहुत बुरे हैं। वो इसकी वजह चेहरे पर नजर डालते नाराजगी से बोला था। जो रफ से हुलिये में इसका दिल धड़का देने की सलाहियत रखता था। उसकी डार्क ब्राउन आंखें अपने ऊपर जमे देखकर वो अपने नजरें झुका गई थी। तमेरी मामले में बहुत नहीं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम मैं तमेरी मामले में क्यों बुरा बन जाता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लगता है तुम्हारा मामले में बुरा बनना। वो इसके हैरत से फलती आंखों को देखकर बोला था। आपने मीना आपी के साथ सख्ती क्यों नहीं की थी? इसे तो आपने कभी नहीं मना किया, मैं ही क्यों हर किसी के अताब का निशाना बनी रही? वो जो मर्जी करती रही, जो चाहे खाती, जहां चाहे जाती, क्यों मेरे हक में हर शख्स ही बुरा क्यों बन जाता है? वो अपने दिल की भड़ास निकालने लगी थी। ये भी नहीं सोचा कि देर होगी। क्यों नक्का वो मेरी बीवी नहीं थी जो मैं इसके ऊपर हक जताता, वो मेरी नहीं थी जो मैं इसे टोकता, इसे मना करता। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हें पे ही हक जताएगा। तुम मेरी हो सिर्फ और सिर्फ मेरी, मेरी सांस सांस में बस गई हो और जो चीज़ मेरी है वो मेरी है। मैं तुम्हें टूकूंगा, मना भी करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो हाथ उठाने से भी ग्रेज नहीं करूंगा। वो इसकी तरफ झुकते इसकी हरनी जैसी नशीली आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। चीजें तो वक्ती होती है जो अपनी महदूद मुद्दत तक साथ देती हैं फिर तोड़कर फेंक दी जाती हैं, मगर मैं कोई चीज नहीं हूँ, जिंदा इंसान हूँ, बेजान शय नहीं हूँ। तुम मेरी अंतुल हयात हो, तुम्हें तोड़कर नहीं बल्कि खुद से जोड़ कर रखूंगा। तुम बेजान शय नहीं हो बल्कि जान तुम मेरी शय हो। ये कहकर शरारत से इसे आंख विंक कर गया था। मुझे देर हो रही है, खोल कर दे, मुझे जाना है। वो हरासन सी उसके बदलते रूप को देखकर बेरात हुई बोली थी। पहले फीस वाश करो, वो बाटल का ढक्कन खोलते हुए बोला था। फिर आपकी गाड़ी ने गंदा हो जाना और अपने डॉटनेटा है। वो लब भयंचे शको कर गई थी। तुमसे ज्यादा अहम मेरी गाड़ी नहीं है, तुम मुंह धोलो, मैं गाड़ी साफ करवा लूंगा, पर मुझे जाना है। वो इसी जिद्दी लहजे में बोली थी। अच्छा 2 मिनट। वो टिश्यू पेपर निकालता इसके गाड़ी का शीशा नीचे किया और टिश्यू गीला करके इसका मुंह साफ करता है कि जब वो इसकी हाथ से टिश्यू ले गई थी और साफ करने लगी वो मुंह साफ कर चुकी थी। फी अमान अल्लाह, ये लॉकेट खोल दिया था। वो बगैर कोई रिस्पॉन्स दिए उतर गई थी, जबकि वो इसकी पुश्त को देखता रह गया। जब तक इसकी नजरों से ओझल नहीं वो तब तक देखता रहा था। वो इसे अपने रिश्ते का यकीन दिलाना चाहता था, लेकिन वो अब शायद यकीन करना नहीं चाहती थी। इस नर्म और नाजुक लड़की को पत्थर बनाने को हाथ तो इसी का था। डॉक्टर पेशेंट ठीक तो है ना?
हसन किसी खदशे के तहत बोला था। 11 घंटे हो गए थे, वो परेशानी से चक्कर काट रहा था, उसकी हालत बुरी थी, उसका चेहरा थका हुआ था, सारी रात से जागना, ऊपर से टेंशन। सॉरी सर, हमने अपनी तरफ पूरी कोशिश की कि मरीजा को बचा सके, लेकिन बहुत ज्यादा हाई ड्रग्स की वजह से उनकी दिमाग की नब्ज फट गई थी, जिसकी वजह से वो जानबरदार ना रख सकी। ये कुक क्या कह रहे हैं? गम की शिद्दत से इससे बोलने ही नहीं हुआ। वो गिरने के अंदाज से जमीन पर बैठा था और डेउड़ मार मार कर रोने लगा। क्या ये दुनिया जालिम थी? क्या इसका जज बाप अपनी मुर्दा बेटी को इसे इंसाफ दिला पाएगी? 2 दिन यह किस्सा सनआम रहेगा, लोगों की जुबान पर गूंज रहेगी। फिर इस मामले को ऐसे भला देंगे जैसे इस बच्ची का कोई वजूद भी था। किया इसका बाप इसे दुनिया की अदालत में इसको इंसाफ दिला पाएगा? इसका रब ही अपनी अदालत में इसको इंसाफ देगा। और बेशक रब की अदालत बड़ी भारी है, वो ऊपर बैठकर नीचे वालों को गाड़ देगा। वो रब सिर्फ इंसाफ को देखता है। एक बदले की जद में वो जज की बेटी आ गई। उसका बाप बाहर था, जो बेटी की अगवा का सुनकर आ रहा था। इरफान दुरानी ने अपने बदले में जज की बेटी को किडनैप करवाया था। अदालतें तो गोया इसके बाप से चलती थी। इस बेचारे को पता ही नहीं था कि इसके बेटी जिंदगी की बाजी हार गई है। क्या हुआ है आपका? कोई अपना चला गया है क्या? कोई मर गया है? एक शख्स इसके पास आकर जमीन पर झुकते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते हुए दुख से बोला था। लोग इसको देख रहे थे। वो नीचे जमीन पे हारा हूं बैठा था। मरा नहीं, मर गए। लोगों के जमीर जाने वाली अपनी तो नहीं थी, पर इंसानियत का रिश्ता था इससे। वो शख्स इसकी बात समझ नहीं पा रहा था। जब डेड बॉडी को बाहर लाया था, वो खाली जहन लिए उठा था और स्ट्रेचर के बाइस गया। छूटी लड़की, मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। मैं तुम्हें बचा नहीं सका जालिमों से, लेकिन एक वदा है, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। एक उन जालिमों ने चाल चली थी, एक मेरा रब चलेगा। उसकी चाल हर चाल से भारी है, बेशक वो बेहतरीन चलने वाला है। वो इसके मासूम चेहरे को तकता हुआ बोला था। जो मासूम इस जालिम दुनिया से मुंह मोड़ गई थी, फिर डॉक्टर ने इसे दूर कर दिया था। वो रात का खाना खा के लैपटॉप पे काम कर रहा था। इसने हसन का नंबर ट्राई किया, 5-6 दफा कॉल करने के बावजूद वो नहीं उठा रहा था। वो परेशान हो गया था। इसने घर वाले नंबर पे ट्राई किया। हेलो। दूसरी जानिब माँ की आवाज आई। अस्सलाम अलैकुम माँ, हसन घर है। फोन नहीं उठा रहा। वो परेशान था। वालेकुम सलाम। नहीं, वो तो पिछले 5 दिन से घर नहीं आ रहा। वो भी परेशान थी। मैंने तुम्हें कहा था इसे मत सपोर्ट करो, लेकिन तुम ही उसके अंदर जोश पैदा कर रहे थे कि इसी फील्ड मैन आओ। इसको इतना जुनून है कि वो रातों को घर नहीं आता। वो सलाम का जवाब देकर फट पड़ी थी। उम्मी प्लीज, इसने जब फील्ड ये रखी में क्या कर सकता। इसके दिल में बचपन से शौक था। अब परेशान ना हो, रूटीन इसकी टफ है, बिजी हो गया। और बाबा कहाँ है? आगा जान ठीक है? खाला कैसी है? वो इनकी परेशानी से भरपूर आवाज सुनकर उनका ध्यान बटा गया था। माँ हूँ, सब समझती हूँ तुम्हारी ड्रामों को। छोटा बच्चा ना समझा करो, अपने हाथों से पाला है तुम्हें। वो बेपर उठी थी। उम्मी आवाज नहीं आ रही। वो उनको ज्यादा परेशान होता देखकर फोन कट गया था। सलीपर पहनता वो नौरीना के रूम की तरफ आया था। उसका डोर एक दफा नॉक किया और आवाज ना सुन फिर अंदर दाखिल हुआ। वो बेड के दूसरे तरफ नमाज पढ़ चुकी थी और नमाज को समेटती उठकर बेड की चादर सीट करने लगी। वो झककर बिस्तर की चादर सीट करने लगी। अभी तक इसकी नजर नहीं पड़ी थी, जबकि दूसरी इसको तकती फिरोज की आंखें गजब की हिद्दत समेट लाई थीं। नौरीना को इसकी नजरों से तप्श का एहसास हुआ था और नजरें उठाकर इसे देख जिसकी आंखों में असीद सर्द पे नहीं बल्कि एक अजीब सी हिद्दत थी। आप अपने रूम में जाए, मैं चाय दे आती हूँ। इसने समझा शायद चाय के लिए आया होगा। वो इसको देखने लगा। वो किस मिजाज की लड़की थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी, यानी उनका रिश्ता ज़रूरतों की नौयत तक था बस। इसमें अमतत प्यार, मोहब्बत और यकीन नहीं था। लेकिन मैंने इसे एतमाद, यकीन और मोहब्बत कब दिया था? जब भी कि ज़बरदस्ती की गुस्सा किया, डांटा और मारा। तो वो कैसे इस पे यकीन करती? हटी, में चाय ला रही हूँ, वो ये कहकर इस नज़दीक आई थी, जबकि वो इसका बाज़ाहिर थाम गया था। मुझे चाय की तलब नहीं है, मुझे तुम्हारी तलब है। इसका बाज़ाहिर पकड़कर शिद्दत से चूर लहजे में बाला था। ये लड़की एक पिल के लिए इसको अपनी नज़रों से ओझल नहीं चाहिए। वो इसका दिल और दिमाग नशा का असर करती थी। उसकी ये बीवी इसे बहुत ज़रूरी थी। नशा भी दुनिया भला देता है और वही दुनिया भला देने का काम रखती थी। फिरोज का पहली बार शिद्दत भरा अंदाज देखकर उसका दिल धड़का था। जो उसके सामने सवाली सा खड़ा था, वो चाहती तो इस सवाली को खाली न जाने देती, लेकिन इसके सितम इससे रुलाते थे। इसके बिखरे बाल इस सितमगर शख्स को इतना हुसैन बना रहे थे। इसका दिल किया कि वो एक बार उन हुसैन घने गुस्सो को अपने हाथों से समेटे। इसने अपनी तहय्युर आमेज सुर्ख आंखें लम्हा भर को इटे उठ फिर रेशमी लानबी पलकों के चिलमन को गिरा दिया था। मैं तुम्हारी इस खामोशी को क्या समझूं? वो उसके हुसैन मुखड़े को देखता बोला था। हाथ छोड़ी मेरा। वो इसकी आवाज़ सुनती होश की दुनिया में आई थी। उसका दिल जैसे खुद को मलामत करने लगा था। सॉरी फिरोज साहिब, मेरा हाथ छोड़ें। आपको चाय की तलब हो या ना हो, मुझे आपके साथ चाय की कोई तलब नहीं है। वो इसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे एतमाद से बोली थी। ओके, ये कहकर उसका हाथ छोड़ा था, जबकि वो इसे के पास से होती हुई गुजरी थी। वो पीछे अपने खाली हाथों को देखने लग पड़ा था। कैसी बेहया लड़की हो, मेरे दोनों बेटों को घर से निकालकर खुद ऐश कर रही हो। शर्म तो तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। पहले एक को अपने इश्क में मुब्तला किया, फिर उसके साथ ड्रामा किया, अब मेरे मासूम बच्चे को घर से दरबदर कर दिया। मुझे सारा पता है। वो तुम जैसी बड़ी उम्र की लड़की के साथ रहना नहीं चाहता, इसलिए रातों को घर नहीं आता। वो आगा जान के लिए चाय बना रही थी जब वो भड़कती हुई किचन में आई थी। खाला आप, वो हैरत से बोली थी। उनकी बातों से इसे ऐसे लगा जैसे किसी ने अनी चुभो दी हो। बस नहीं हो मैं तुम्हारी खाला, बेहया लड़की। इस रिश्ते का पास तो रखा होता। मेरा मासूम बेटा बस तुमसे रिश्ता मजबूरी में निभा रहा है। इससे तलाक लो, मेरा बेटा तो सुखी रहेगा। मैं इसकी शक्ल देखने को तरस गई हूँ।
वो आगे से कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। वो हद से गरी बातें भी कर गई थी। वो बस आगे से कुछ नहीं बोली थी। वो समझती थी कि वो हक बजानिब है। उन्होंने ये तक भी कह दिया तुम दोनों भाइयों को वरगलाती रहो। वो सुनाती रहे, वो सुनती रही। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। दिल हसन से बगावत पे आमादा था। वो नमाज कर फारिग हुई थीं, जब से खाला गई थीं तब से इसका दिल बोझल था। इसे हसन पे रह रह के गुस्सा आ रहा था। इसे बस हसन का इंतजार था, जिसे इसे रह रह के गुस्सा आ रहा था। कितना दोगला वो शख्स था, उसके मुंह पर मीठा अंदर से और बाहर से, और उसने वो गुस्सा कब से जब्त कर रखा था जो इसने हसन पे उतारना था। वो टहलने लगी थी, इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। आधे घंटे बाद इसे बाइक की आवाज आई थी। वो खिड़की के पास गई थी। टूटी खड़ी से इसे देखा जो धीमी चाल अंदर आ रहा था। वो अपने सर पर दोपट्टा करते नीचे की तरफ बढ़ी थी। इतने दिनों बाद इस मुनाफिक को शख्स को देखकर वो गुस्सा से लाल पीली हुई थी। वो घर में खामोशी देखकर आहिस्ता से उतरी थी। हसन अंदर चला गया था। इसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। वो इसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था। कितने दोगले और मुनाफिक इंसान हो तुम, मेरे सामने तो बड़े तमीज़दार बनते हो जैसे मैं तुम्हारी चालाकियां जानती हूं नहीं। वो इसको देखते गुस्सा जब्त किए बना बोली थी। क्या मतलब? वो मोड़कर उसकी तरफ देखकर बोला था। वो पहले ही परेशान था। मतलब तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे बहुत भूले हो। बाहर से आवड़ियां करके मजलूम बनना तो कोई तुमसे सीखे। मुझ जैसी औरत से शादी करके तुम तो सबके सामने मासूम बन गए, लेकिन मेरी इज्जत को सवालिया निशान बना दिया है तुमने। वो पहले तो इसकी सुर्ख होती आंखें देखकर टिटिक थी, जो बहुत कमजोर लग रहा था। इसका चेहरा इसे सुर्ख लगा था न, लेकिन फिर उसकी माँ की गई बातें याद आई थीं तो रा ना सकी थी। मीना एक बार कह रहा हूं, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए दूर रहूं तो बेहतर होगा। वो अब से तुम पर आया था। आज मीना को बदला हुआ हसन लगा था, जिसके चेहरे की मखसूस मुस्कुराहट गायब थी। मैं भी तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती, बस मुझे तलाक दो और छुटकारा पाओ। वो उसके नजदीक आई, इसका गिरबान थाम गई थी। क्यों तुम मुझसे दिल भर गया? कोई और पसंद आ गया है? वो अपने ग्रीबन से इसका हाथ हटाता हुआ बोला था। मुझे कोई पसंद आया हो ना हो, मुझे तलाक दो अभी। वो इसका फिर से शर्ट का ग्रीबन थामे पागलों की तरह बोली। बकवास बंद करो अपनी। आज सारी अक्कड़ खत्म करूंगा। मुझसे जुदा होने का इतना शौक जो है, पागल औरत, हर वक्त मेरा दिमाग कर रखा है तुमने। इसके हाथ ग्रीबन से हटाकर इसे बेड पर फेंका था। वो अलमारी से बेल्ट लेकर आया था। हसन प्लीज तुम मुझे मुआफ कर दूं। उसके सामने हाथ जोड़ें। इसका एकदम से गुस्सा आना उसकी समझ से बाहर था। उसका दिल वहशत से बैठा जा रहा था। आप बोलो। वो बेल्ट को एक बार अपने हाथों के गिर्द लिपटे बोला था। हसन, ये तुम कर रहे हो, जाने दो मुझे। वो इसके खतरनाक रवैये पर दिल पे हाथ रख लिया था। क्या बकवास कर रहा हूं, बोलो अब। शौहर ना समझा, काट का उल्लू समझ लिया। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरे में किसी और के काबिल छोड़ूंगा तो कोई तुम्हें पसंद करेगा। इप अब छोड़ दे मां, मुझे खौफ से इसका रंग पीला पड़ा था। वो बमुश्किल बोल पाई थी। इसने बेल्ट उछला था और उसके लंबे बालों को केक को आगे पीछे बिखरे हुए थे, जो सहमी हुई चिड़िया लग रही थी जिसने खौफसीन अपनी आंखें बंद किया थी। कुछ देर अपने जिस्म पे कोई जर्ब न पाकर डरते डरते आंखें खोली थी तो हसन को सोफा पर बैठा हुआ था, जिसने सर हाथों में गिराया हुआ था। वो इसको ऐसे देखकर परेशान हुई और अपनी शर्ट दुरुस्त करती उसकी तरफ आई थी। हिस्नाल इसने नरम सी आवाज में इसके कंधे पर हाथ रखकर पकड़ा था। क्या हुआ है? कोई परेशानी है? किसी से लड़ाई हुई है? वो इसके मैले कपड़ों को देखते हुए दुख से बोली थी। हसन ने सर उठाकर इसे देखा, जो इसके लिए परेशान नजर आ रही थी। उसके परेशान चेहरे और इसे अपनी फिक्र में घुलता देख एकदम से इसके साथ उलझा था। जबकि मीना की धड़कन की रफ्तार तेज हो गई थी। वो इस शख्स के वीरान चेहरे और उसके गर्म होते गाल अपने गर्दन पर महसूस करके कर अपनी सांस रोक गई थी।